मैं अमर और हम लोग अपनी इस डिस्कशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं विथ इकोनॉमी सेशन। हम इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी वाला जो सेगमेंट है ना आपके सिलेबस में, हम उसके पार्ट को देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी यूपीएससी का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहता है आपके प्रीलिम्स में। हर साल आपको आराम से 15 से लेकर 20 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। So, without wasting any time, let's start और let's begin with our discussion. यहाँ पर हम लोग जो अपना डिस्कशन शुरू करने वाले हैं, that is going to be of 2024 पेपर, जो आपका 2024 वाला पेपर हुआ था ना, हम उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो यू विल फाइंड अ पैटर्न दैट क्वेश्चंस अगर डायरेक्टली रिपीट नहीं होते हैं ना, तो ऑप्शंस जो उसमें मेंशन्ड है ना, वो ऑप्शंस भी क्वेश्चन के रूप में बनाकर आपको दिए जाते हैं। सो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। विद द रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सीबीएलओ, जिसको हम कहते हैं कोलेटरल बोरोइंग लेंडिंग ऑब्लिगेशन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसी को पढ़ते हैं क्या, हम इसी को पढ़ते हैं सीबीएलओ। ठीक, ये कौन से मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया होगा तो आप ये जानते होंगे कि ये यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक रहता है, जिसमें वो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, इफ यू नो यू नो, नहीं तो तुक्का लगा पाना बड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, क्लास में भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट को। मैंने आप लोगों को बताया था कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म लेंडिंग बोरोइंग का इंस्ट्रूमेंट होता है, और यहाँ पर जो लेंडिंग बोरोइंग होती है उसमें कोलेटरल की जरूरत नहीं होती है। बट ध्यान कीजिए, मैंने आपको बताया था कि सीबीएलओ, ये जो कोलेटरल बोरोइंग लेंडिंग ऑब्लिगेशन है ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में बहुत बाद में लाया गया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2003 में इसको लाया गया था एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में। ठीक है ना, सीसीआईएल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, और साथ ही साथ आरबीआई, इन दोनों ने मिलकर इस इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। क्यों? क्योंकि मनी मार्केट में क्या होता है ना, जो लेंडिंग एंड बोरोइंग होती है वो होती है आपकी गुडविल पर बेस्ड, यानी कि अगर आपका गुडविल अच्छा है तो आपको लोन मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा और सस्ते में मिल जाएगा। वहीं अगर आपका गुडविल अच्छा नहीं है, ठीक है ना, तो यू विल गेट इट वेरी हार्ड, आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा आपके लिए लोन मिलना, या फिर लोन मिलेगा भी तो बहुत हायर रेट पर मिलेगा। तो ऐसे में पांच जो मेन उनके प्लेयर्स हैं, जैसे कि कौन कौन थे पांच मेन प्लेयर्स, मैंने आपको बताया था आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, दूसरी तरफ आपके बैंक्स, तीसरी तरफ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फोर्थ प्लेस पर थे आपके बिग कॉर्पोरेट्स, एंड फिफ्थ हम लोग मैंगो पीपल, कॉमन इन्वेस्टर्स, आम लोग। ठीक है ना, तो बाकी जो लोग बच गए या फिर जो इसके अंदर नहीं आए लेकिन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आप बोल सकते हैं एनबीएफसी हो गए, या फिर आप बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए, या फिर उसके जगह पर आप ये भी मान सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, या फिर उसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो पेंशन फंड्स वगैरह भी हो गए, मतलब और भी कई बाकी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जिनको शॉर्ट टर्म पैसे की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं बाकी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। जैसे कि मनी मार्केट में मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉल मनी का ऑप्शन होता है, इसके अलावा शॉर्ट टर्म नोटिस मनी का ऑप्शन होता है, तो उन सारे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना तो उनका गुडविल उतना अच्छा है कि उनको लोन आसानी से मिल जाए, तो ऐसे में उन लोगों के लिए या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अलग इंस्ट्रूमेंट लाया गया, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम था सीबीएलओ। अब देखिए, यहां पर नाम से ही पता चल पा रहा होगा कि ये जो बोरोइंग होती है ये कोलेटरल का यूज करके होती है, यानी कि दीज ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू प्लेज समथिंग एज कोलेटरल सिंस दे डोंट एंजॉय अ वेरी गुड गुडविल, और फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उनको डायरेक्ट बाकी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लोन नहीं मिल पा रहा है, तो वो सीबीएलओ का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह जो भी उनके पास है उसको किसी भी लेंडर को वो प्लेज करते हैं और बदले में उनसे लोन लेते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म के लिए ही ये लोन होता है। जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो ये क्या करते हैं, जिनको इन्होंने कोलेटरल दे रखा था उनसे अपना कोलेटरल वापस ले लेते हैं, और बदले में जो प्रिंसिपल था और साथ ही साथ इंटरेस्ट था ये उसको वापस कर दिया जाता है। सो दिस इज हाउ दिस सिस्टम वर्क। आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। ये एक एक्सेप्शन है और इसीलिए यूपीएससी ने ये क्वेश्चन दिया है, बिकॉज इट इज एन एक्सेप्शन। आपके दिमाग में नॉर्मली आएगा कोलेटरल देखते ही कि ये तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट वगैरह का इंस्ट्रूमेंट हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ लेंडिंग एंड बोरोइंग किस पर होती है, गुडविल पर होती है, कोलेटरल पर नहीं होती है। बट रिमेंबर, जरा देखिए आप अपने नोट्स में, आपके नोट्स में ये बात मेंशन किया हुआ है कि ये मनी मार्केट का एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है? क्यों? क्योंकि इसमें कोलेटरल लेके ही लेंडिंग की जाती है।
सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका मनी मार्केट। इसके अलावा बॉन्ड मार्केट की बात करें तो बॉन्ड मार्केट क्या होता है, मैंने आप लोगों को बता रखा है। बॉन्ड का सिंपल सा मतलब होता है ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट जो 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के होते हैं, ठीक है ना। तो बॉन्ड मार्केट में तो जनरली आप जो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करते हैं या गवर्नमेंट के जो बॉन्ड होते हैं उनकी खरीद बिक्री होती है। तो ये तो लॉन्ग टर्म है, तो ऑब्वियसली सीबीएलओ जो है वो तो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, तो बॉन्ड मार्केट तो नहीं होगा। फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट का तो मतलब है जहां पर फॉरेन करेंसीज की खरीद बिक्री होती है, ठीक, उसको हम बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट। स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में तो आपके कंपनी के शेयर्स की खरीद बिक्री होती है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी मनी मार्केट। आई होप मैंने आपको सीबीएलओ का पूरा कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है और साथ ही साथ हमने इन ऑप्शंस को भी डील किया है। और हमारा अगला क्वेश्चन ये है, तो जरा देखते हैं आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। पहली बात तो समझिए कि आखिर होता क्या है। यहां क्वेश्चन दे रखा है द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड बाय, कि किसी भी इकोनॉमी में टोटल फर्टिलिटी रेट किसको कहते हैं, यानी कि इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट, आपसे एक डेफिनेशन पूछा है, वो आपसे जानना चाह रहा है टोटल फर्टिलिटी रेट टीएफआर। अब पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने क्लास में आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझाया है कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, और इंडिया में कैसे टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट के नीचे चला गया है, और जिस कारण से ये कंसर्न लगाए जा रहे हैं कि वी वोंट बी अंडर डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड, और इस तरह की बातें चल रही है कि शायद 2040-50 के डेकेड में हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के कंडीशन से बाहर निकल जाएं, ठीक है ना। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरह के भी दावे कर रहे हैं कि क्या होगा, धीरे धीरे अब इंडिया का एजिंग पॉपुलेशन बड़ा होता चला जाएगा, और ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है पिछले 4-5 सालों में। इसीलिए यूपीएससी ने भी आपसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने बेसिक्स पढ़ा है आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस में या इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस में स्पेसिफिकली वर्ड मेंशन्ड है डेमोग्राफी अंडर इकोनॉमी वाला सेक्शन। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने डेमोग्राफी में इस टॉपिक के बारे में जरूर पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सबसे पहली बात तो है टोटल फर्टिलिटी रेट। ध्यान से देखिए, और यहां पर आप ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि यूपीएससी कैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस बनाती है, ठीक है ना, ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं टोटल फर्टिलिटी रेट होता क्या है। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि कोई भी विमेन जो अपने चाइल्ड बियरिंग एज में होती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई भी विमेन अपने रिप्रोडक्टिव एज में, व्हाट डज द रिप्रोडक्टिव एज मींस, रिप्रोडक्टिव एज का मतलब होता है प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज के बीच का टाइम। तो कोई भी विमेन अपने रिप्रोडक्टिव एज के दौरान ऑन एन एवरेज कितने बच्चों को जन्म देती है, उसी को हम बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। फिर से बोल रहा हूं, it is the number of child being born by a woman during her reproductive age, that is what total fertility rate means. Fine enough. अब जरा देखिए इसने क्या ऑप्शंस बनाए हैं, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन born per 1000 people in population in a year। यूपीएससी जानता है कि आप रट के आइएगा कि डेमोग्राफी में जो सारे डेटा होते हैं वो पर थाउजेंड होते हैं, ठीक है ना। तो यूपीएससी इस बात को जानती है कि आप चाइल्ड क्या बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट निकालते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकालते हैं, सब पर 1000 होता है। सेक्स रेशियो की बात होती है वो भी पर 1000 होता है। तो यू विल बी टेम्प्टेड टू टिक दिस वन, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू अ कपल इन देयर लाइफ टाइम इन अ गिवन पॉपुलेशन। देख रहे हैं ये दो वर्ड जो है वो इसको गलत कर दे रहे हैं। कपल और लाइफ टाइम वाली जो बात है, लाइफ टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ या फिर रिप्रोडक्टिव एज से एसोसिएटेड ये कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। नहीं, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। टोटल फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट में बर्थ रेट और डेथ रेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी गया। तो ऑब्वियसली क्या बचा, the average number of live birth a woman would have by the end of her child bearing age, वही जिसको हम रिप्रोडक्टिव एज बोल रहे थे। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी। समझ गए? इसीलिए बोलता हूं कि यूपीएससी के एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। नहीं तो देख लीजिए अगर आप वहां अंदाजा लगा रहे होते ना तो आपको ये तीनों ऑप्शन सही लग रहे होते। समझ पा रहे हैं इस बात को? इसीलिए जहां पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट होती है हम अपनी क्लासेस में इस चीज को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल हो। आई वुड एनकरेज कि हमारे जो भी पुराने स्टूडेंट हैं आप जाइए जाकर अपना डेमोग्राफी वाला टॉपिक पलट के देखिए। इवन बिफोर दिस एग्जाम आई हैव बीन टीचिंग दिस, क्योंकि डेमोग्राफी आपके सिलेबस में है। Now, few more concepts associated with it.
ध्यान से सुनिए, मैंने अभी आपको बताया कि फर्टिलिटी रेट से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट। नाउ व्हाट इज दिस रिप्लेसमेंट रेट? रिप्लेसमेंट रेट होता है, इट इज दैट रेट ऑफ फर्टिलिटी, it is that rate of fertility at which the population is going to be replaced in a next generation in the very same number। यानी कि इस जनरेशन में हमारी जितनी पॉपुलेशन है, नेक्स्ट जनरेशन में भी उतनी ही पॉपुलेशन रहेगी। अगर ऐसा फर्टिलिटी रेट है तो हम उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट। और ये रिप्लेसमेंट रेट होता कितना है? ये होता है 2.1। व्हाट डज इट मीन? इसका सिंपल सा यही मतलब है कि अगर एक महिला ऑन एन एवरेज, अगर एक विमेन ऑन एन एवरेज अपने चाइल्ड बियरिंग एज में 2.1 बच्चे को जन्म देती है, यहाँ पर 2.1 एवरेज है इसीलिए पॉइंट के फॉर्म में है, अगर वो 2.1 बच्चे को जन्म देती है तो इस जनरेशन में हमारी जितनी पॉपुलेशन है, नेक्स्ट जनरेशन में भी हमारी पॉपुलेशन उतनी ही रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि 2020 में जो हमारा NFHS 5 आया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को क्लास में दिखा रखे हैं एंड वी हैव डेल्ट विद दीज डॉक्यूमेंट्स, दीज आर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और हमने इनके बारे में बिल्कुल चर्चा की है। NFHS 5 ने क्या दिखाया कि भारत में जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 हो चुका है, यानी कि अब हमारी पॉपुलेशन घटनी शुरू हो गई है। समझ पा रहे हैं इस बात को? ऑल्दो कई सारे स्टेट्स में अभी भी हम इस फर्टिलिटी रेट से काफी ऊपर हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपका NFHS 5 का डेटा कह रहा है कि इंडिया का फर्टिलिटी रेट कितना हो चुका है? 2.0 हो चुका है। फाइन एनफ। तो इसी कारण से कई सारे इस तरह के आर्टिकल छप रहे हैं कि अब बच्चे कम पैदा हो रहे हैं तो जो आज यूथ है वो कल बूढ़े होंगे और इस कारण से हमारा ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने वाला है और साथ ही साथ हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेज से बाहर चले जाएंगे। I have dealt with these terms and these topics extensively in our class. I hope I was able to clear this question और जो भी आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड बातें बताई जा सकती थी, I have discussed them। अगले क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। हम लोग कमिंग मंडे यानी कि जो आपका 6 अक्टूबर है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सोशियोलॉजी ऑप्शनल बैच। ठीक है? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है ना कि यहाँ के बच्चों में एक चीज देखने को ये मिलता है कि बच्चे जब प्रीलिम्स का एग्जाम वो लोग क्रैक कर लेते हैं, देन दे रश फॉर देयर ऑप्शनल प्रिपरेशन। इससे पहले ऑप्शनल के बारे में सोचते तक नहीं है। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि आपके पीटी के बाद आपके मेंस के बीच में मुश्किल से आपको 3 महीने का टाइम मिलता है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि उस 3 महीने में आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगाएंगे, आप अपने पढ़े हुए टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे या वहां पर आप एक नया फ्रेश सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट करने में लगे रहे। ऐसे में ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि 3 महीने में जो है वो आप ये सारी चीजें कर पाइएगा और उसमें भी कई सारे सब्जेक्ट्स का तो ऑप्शनल का सिलेबस बहुत बड़ा है। कम से कम सोशियोलॉजी ऑप्शनल आपको ये एडवांटेज देता है कि इसका सिलेबस बाकी ज्यादातर ऑप्शनल के सिलेबस से कंपैरेटिवली छोटा होता है और सिंस आप सोसाइटी से जुड़े रहे हैं बचपन से, आप पैदा हुए हैं एक सोसाइटी में ही एंड बीइंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी यू हैव बीन स्टडीइंग सोशियोलॉजी अननोइंगली। जो टॉपिक्स हैं वो आपके सोसाइटी से ही एसोसिएटेड हैं। आप सिलेबस जाकर पलट कर देखिए, आपको उन्हीं ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है, आपको रिलीजन पढ़ना है, आपको क्या बोलते हैं किनशिप पढ़ना है, फैमिली पढ़ना है, मैरिज पढ़ना है, स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम पढ़ना है, कास्ट पढ़ना है, पॉलिटिक्स पढ़ना है, कैसे क्या हो रहा है, सोशल मूवमेंट कैसे हो रहे हैं, यानी कि आप इन टॉपिक से कहीं ना कहीं फैमिलियर रहे हैं। सो इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट इन ग्रेट डेप्थ एंड दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू इन योर ऑप्शनल पेपर। ठीक है ना? ये जीएस नहीं है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उस डेप्थ में समझ पाएं। सो वी आर गोइंग टू हैव अ वर्कशॉप ऑन 6th of October. The timing will be at 2 p.m. regarding your preparation. If you are serious for your dream to become a civil servant, then we are waiting for you on 2nd p.m. on 6th October at 2 p.m. ठीक है? चलिए तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। तो जरा देखते हैं ये क्वेश्चन क्या रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट के बारे में सोचना है आपको और फिर आपको चूज करना है कि इनमें से कौन से करेक्ट है। Which of the following statements given above is are correct? ध्यान दीजिए, यूपीएससी ने एक नया फॉर्मेट पकड़ा है। कई बार जो है ना वो which की जगह how many पूछ लेता है, तो how many में आपको ये चूज करना होता है कि कितने स्टेटमेंट सही है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। ठीक है ना? लेकिन यहां से पूछा है which of the following statement, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चे यहां गलती कर रहे हैं which और how में। ठीक है ना? हम आगे के क्वेश्चंस में भी इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी ने ये 2023-24 से ये एक नया पैटर्न पकड़ा है। चलिए, सो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि एनबीएफसीज, वी हैव डिस्कस्ड एनबीएफसी इन आवर क्लास। एनबीएफसी शैडो बैंक कहते हैं। ठीक है ना?
बैंक जैसा काम करते हैं बट एग्जैक्टली बैंक नहीं है। कैन एक्सेस LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF याद कीजिए, मैंने आप लोगों को मेंशन करवा रखा है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। LAF में क्या क्या आता है, आपका रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, इन्हीं दोनों को हम लोग बोलते थे LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, डिटेल में समझा रखा है मैंने, ठीक है ना। मतलब आरबीआई से जिस रेट पर आपको लोन मिलता है उस रेट को कहते हैं रेपो रेट, और बैंक अपना सरप्लस जिस रेट पर आरबीआई के पास पार्क करते हैं उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये सारी चीजें हम लोग क्लास में डिटेल में समझ चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन इंडिया एनबीएफसीज कैन एक्सेस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ आरबीआई, कि क्या वो आरबीआई से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के थ्रू मतलब इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं कि नहीं। इस क्वेश्चन ये स्टेटमेंट जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल भारत में एनबीएफसीज को इस चीज का परमिशन है। आप आरबीआई के ऑफिशियल सर्कुलर पर जाकर पढ़िएगा तो उसमें भी ये बात मेंशन मिलता है कि यस इन इंडिया एनबीएफसी कैन यूज दिस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआईज, याद कीजिए मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक में दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। पहले को हम कहते हैं एफडीआई, दूसरे को हम कहते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और उसी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाले में को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया था। पहला पार्ट था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और दूसरा था आपका क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में क्या हो जाते हैं, मैंने सिंपल टर्म में आपको समझाया था। आप ऐसा मान लीजिए कि फॉरेन के म्यूचुअल फंड्स, विदेश के म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने कई सारे आपको एग्जांपल भी देकर बताए थे, जो अपने मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा कलेक्ट करके लाकर हमारे देश के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हाँ बिल्कुल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो फिर वो हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्यों नहीं खरीद सकते हैं। बिल्कुल, और यहाँ खरीदने वाली भी बात नहीं है, होल्ड करने की बात है। तो ऑब्वियसली दे कैन बाय एंड होल्ड इट, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वो बाय भी कर सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है बहुत डिटेल में बताया जा चुका है आपको क्लास में। द थर्ड क्वेश्चन इज इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट्स। डेट्स का मतलब होता है वही बॉन्ड, डिवेंचर, कॉर्पोरेट बॉन्ड वगैरह वाली कहानी। बिल्कुल, एक बात बताइए, स्टॉक एक्सचेंज क्यों नहीं कर सकते हैं? ये तो उनके हाथ में है कि वो चाहे तो बॉन्ड वाला के लिए सेपरेट प्लेटफॉर्म कर दें और स्टॉक्स के लिए, ट्रेड के लिए सेपरेट प्लेटफॉर्म कर दें। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के जो दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, चाहे हम एनएसई की बात करें चाहे बीएसई की बात करें, इन दोनों ने अपना सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना भी रखा है डेट के लिए, ताकि दिक्कत ना हो। समझ गए? तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, इसीलिए आपका सही आंसर हो जाता है सी, 1, 2 एंड 3। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। एनबीएफसी क्या होता है, वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास। अगर आपको सिंपल टर्म में बताऊं तो दे आर शैडो बैंक, मतलब बैंक जैसा काम करते हैं। बैंक जैसा काम यानी कि बैंक वाला पूरा काम नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। आप उनके पास जो है वो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, बट दे कैन टेक टर्म डिपॉजिट्स। फाइन एनफ। तो इस तरह के कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, थोड़े से अलग हैं बैंकों से, बट भारत में ऑपरेट करते हैं तो वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। दूसरा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब वो इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी खरीद सकते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के वो होल्ड कर सकते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। सो इस क्वेश्चन के तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, जरा आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को। देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कि इनमें से कौन है जो कॉर्पोरेट बॉन्ड में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन दोनों में ट्रेड कर सकता है, ठीक है ना, ट्रेड कर सकता है। ट्रेड का मतलब खरीद बिक्री कर सकता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जब आप बॉन्ड सुन रहे हैं तो बॉन्ड सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यानी कि ये ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट है जिनमें लेंडिंग बॉर्विंग 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है ना। बिल्स एंड बॉन्ड्स में समझा चुका हूं आप लोगों को। नाउ कॉर्पोरेट बॉन्ड जो होते हैं ना, ये कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं जी, ये लॉन्ग टर्म लेंडिंग एंड बॉरोइंग के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। लेकिन बॉन्ड के बारे में आप ऐसा समझ लीजिए कि बॉन्ड दो तरह के हो सकते हैं, सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। जब ये सिक्योर्ड होंगे इसका मतलब क्या है, उससे एसोसिएटेड कोलेटरल की बात होगी, ठीक है ना। और जब ये अनसिक्योर्ड होंगे तो अनसिक्योर्ड वाले फॉर्म में ये क्या हो जाएंगे, यानी कि केवल गुडविल पर बेस्ड हो जाएंगे। और जब यही आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड गुडविल पर बेस्ड हो जाते हैं तो इन्हीं के लिए एक नया टर्म यूज होता है जिसको हम कहते हैं डिवेंचर, ठीक है ना।
तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि बॉन्ड्स आर जस्ट लाइक डिवेंचर, लेकिन क्या है कि बॉन्ड्स ये वाले भी हो सकते हैं, डिवेंचर वाले भी हो सकते हैं, या फिर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं। सिक्योर्ड में क्या है कि आप कोई संपत्ति को गिरवी रखते हैं, जैसे मान के चलिए कि रिलायंस को पैसे की जरूरत थी तो रिलायंस ने बॉन्ड इशू किए और उस बॉन्ड के थ्रू लेट्स अज्यूम उसने 1000 करोड़ रुपया जो है वो बाकी लोगों से लोन के रूप में लिया है, लेकिन उसे 1000 करोड़ के बदले उसको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, यानी कि उसकी कोई कंपनी या कोई मशीनरी या कुछ भी उस कंपनी का एसेट जो है वो एज अ कोलेटरल रहेगा। तो अगर इस तरह का है तो हम उसको बोलते हैं सिक्योर्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड, लेकिन अगर वो केवल गुडविल पर बेस्ड है तब हम उसको डिबेंचर कहते हैं। फाइन इनफ। तो ये हो गया आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड। बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, आप समझ ही रहे हैं कि जब सरकार को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या करती है, हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करके देती है, बदले में जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर है वो सरकार को पैसा दे देते हैं, और जब एक टाइम पीरियड ओवर हो जाता है तो सरकार क्या करता है, हमारा पैसा प्रिंसिपल और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट रेट उसने बोला था वो इंटरेस्ट भी हमें वापस दे देता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि डू इंश्योरेंस कंपनीज ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? बिल्कुल क्यों नहीं करेंगी। एक बात बताइए, एलआईसी के पास जो हमारा पैसा पड़ा हुआ है या फिर जो भी भारत में इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो हमारे पैसे से कैसे मुनाफा कमाती है, वो इसी तरीके से तो कमाती है, ठीक है ना। कुछ पैसे को वो शेयर मार्केट में डाल देती हैं, कुछ पैसे को जो है वो, अरे हम लोग जो प्रीमियम के रूप में दे रहे हैं कंपनीज के पास, तभी ना जब हमारे साथ कोई हादसा होता है या कोई नुकसान होता है तो वो जो हमें पैसा देती है, तो बदले में वो कंपनी कमाती कैसे है, ऐसे ही तो कमाती है, हमारे प्रीमियम्स को वो क्या करती है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती है, डाइवर्सिफाई करती है। दूसरा, पेंशन फंड्स। कई सारे फंड हाउसेस हैं, आप बोल सकते हैं भारत में कई सारे फंड हाउसेस हैं, एसबीआई हो गया, यूटीआई हो गया, कई सारे हैं, ठीक है ना। आपका जो पीएफ के रूप में पैसा कटता है, चाहे आप एनपीएस में हो, चाहे अब तो आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम आ गया है, तो चाहे आप यूपीएस में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनपीएस में भी कई सारे अलग अलग पेंशन फंड्स हैं जिनके पास आपका पैसा जाता है वो पीएफ वाला, और वो क्या करते हैं, उस पैसे को मैनेज करते हैं, ठीक है। हमको जो इंटरेस्ट रेट बोला गया है या फिर जो भी हमको बताया गया है उसके हिसाब से हमको उस पर बेनिफिट मिलता है, बाकी वो बीच में अपना कुछ कमीशन काट लेते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा होगा, बाकी वो बीच में कुछ काटेंगे, ठीक है ना। तो पेंशन फंड भी बिल्कुल इन दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट उनका तो बहुत बड़ा पार्ट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही जाता है, ठीक है ना, लेकिन उसके अलावा वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा, मैं और आप हम लोग भी इन्वेस्ट करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड में, तो आप जब चाहें तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में मैंने आपको बताया ही था, आरडीजी अकाउंट खुलवाकर, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खुलवाकर हम और आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में खरीद बिक्री कर सकते हैं, ठीक है ना। तो तीनों ही जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी डी, 1, 2 एंड 3। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मतलब देख के ऐसा लगा क्या कि एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बस वो चेक करना चाह रहा था। खैर मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, एक्चुअल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी टफ हो जाते हैं, कहीं तो वहां पर आपको लग रहा होता है कि कहीं कोई यहाँ पर क्या बोलते हैं इनको आप बनाना आसान होता है, बट एक्चुअल एग्जाम में दे बिकम ट्रिकी वन। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, जरा इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसीडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इनमें से किनको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो तीन चीजें आपको दे रखी है, इनमें से किनको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते किसको है, ठीक है ना। देखिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि जिसका ट्रेड करके या जिसकी खरीद बिक्री करके आप एसेट क्रिएट करते हैं। ये इस तरह के एसेट होते हैं जिनसे आपको प्रॉफिट मिलता है या जिनकी खरीद बिक्री से या क्या करते हैं आप पैसा कमाते हैं। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टॉक्स वगैरह हो गए, जैसे कि लैंड हो गया, जैसे कि गोल्ड हो गया, these can be considered as what, financial instrument। bonds वगैरह हो गए, ये सब आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आप इसको खरीदते हैं, कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इसको महंगे में बेच सकूं और बेचकर मैं प्रॉफिट कमा सकूं। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम मेनली कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आई होप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्लियर है। अब देखिए ये क्वेश्चन आसान था, आसान इसलिए था क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको सिंपल एलिमिनेशन टेक्निक लगाना था। अब ध्यान से सोचिए आप कि ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ, अभी बात करते हैं ईटीएफ क्या होता है, करेंसी स्वैप बात करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, मोटर व्हीकल्स आदमी ट्रेड करने के लिए थोड़ी खरीदता है, मोटर व्हीकल्स आदमी यूज करने के लिए खरीदता है ना। आप गाड़ी किस लिए खरीदते हैं, आप गाड़ी अपने कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं, इसलिए तो नहीं कि गाड़ी खरीद के रखे रहेंगे, कल जब महंगा हो जाएगा तो इसको बेच देंगे। दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ बाइंग अ मोटर व्हीकल। फाइन एनफ, ठीक है ना।
तो इसीलिए आप मोटर व्हीकल को तो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं मान सकते हैं। फाइन इनफ ना। यहाँ पर मैं आप मतलब कॉमन लोगों की बात कर रहा हूँ, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जो लोग खरीद बिक्री करते हैं वो शोरूम की बात अलग है, ठीक है ना, बट मैं और आप या फिर ज्यादातर लोग जो हैं वो तो इसलिए नहीं खरीदते हैं ना। सो मोटर व्हीकल इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो जहां जहां आपको टू दिख रहा है उसको तो उड़ा दीजिए पहले ही, जिन जिन ऑप्शन में आपको टू दिख रहा है उन सबको उड़ा दिया। तो अब हमारा बच रहा है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। दोनों में वन है, तो यानी कि आपको ये बात तो क्लियर हो गया कि वन तो होगा ही होगा, समझ गए। तो वन पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। आंसर हमारा देगा सी, थर्ड, यानी कि ये जो है, क्या ये है, अगर ये हो जाएगा तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, अगर ये नहीं होगा तो हमारा आंसर ई एक वन हो जाएगा। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। दिस इज हाउ यू विल हैव टू डील योर पेपर इन एक्चुअल एग्जाम। इसी को कहते हैं हम एलिमिनेशन टेक्निक, समझ गए ना। खाली नॉलेज के बेसिस पर आप इस एग्जाम को क्रैक करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। चलिए आते हैं जरा, तो समझते हैं आखिर करेंसी स्वैप का मतलब क्या होता है। पहले मैं आपको बता दूं कि हाँ, ये बिल्कुल एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। करेंसी स्वैप एक आप समझ सकते हैं कि एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या होता है कि एक बायर और सेलर के बीच में किसी भी करेंसी को लेकर कुछ डील होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट्स एज्यूम कि आज $1 बराबर है लेट्स एज्यूम 90 रुपी, ठीक है ना। और मेरे और आपके बीच में इस बात को लेकर क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है। मेरा ये मानना है कि ये $1 बढ़कर 100 रुपी हो जाएगा, और आपका मानना है कि नहीं, ये $1 90 के पास रहेगा, या फिर आप जो भी मानते हैं, ठीक है ना। तो हम दोनों के बीच में एक बेट लगा, आप बोल सकते हैं, मतलब इसको मैं सिंपल टर्म में समझा रहा हूं कि एक बेट लगा। मैंने बोला क्या कि 100 का हो जाएगा, तो आपने बोला क्या कि ठीक है, तो 100 के हिसाब से जो है वो तुम क्या करो, क्या बोलते हैं, मेरे से ये डॉलर खरीद लो, ठीक है। अगर 100 हो गया, ठीक है, तो मेरी बात पूरी हो जाएगी, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 100 नहीं हुआ, 100 से नीचे रह गया, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। सो दिस इज हाउ पीपल ट्रेड विथ रेस्पेक्ट टू करेंसी, ठीक है ना। तो जैसे शेयर मार्केट में खरीद बिक्री होती है, वैसे ही क्या होता है, करेंसी में भी खरीद बिक्री होती है, करेंसी की भी खरीद बिक्री होती है। इनफैक्ट इसी बाइंग एंड सेलिंग के थ्रू जो है वो करेंसी के प्राइसेस भी फ्लक्चुएट करते हैं, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप लोग करेंटली इस तरह के न्यूज सुन रहे होंगे कि रुपी डॉलर जो है वो बहुत, मतलब रुपी जो है वो डॉलर के कंपैरिजन में बहुत तेजी से गिर रहा है, तो उसके पीछे ये भी एक मेजर फैक्टर होता है। ऑब्वियसली ये जो बाइंग सेलिंग होती है, ये बाकी जियोपॉलिटिकल फैक्टर, कंट्रीज के क्या रिलेशन है, उन सब चीजों पर भी डिपेंड करते हैं। तो करेंसी स्वैप है, तो आपका करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा 1 and 3 ओनली। सो डी शुड बी द करेक्ट आंसर। बट आई वुड like to take a moment to explain you what exactly is exchange traded fund, ETF किसको कहते हैं। याद कीजिए क्लास में मैंने आपको म्यूचुअल फंड समझाया था, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड क्या होते थे कि आप खुद से जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज यू लैक द एडिक्वेट नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। तो आपने क्या किया, किसी फंड मैनेजर को अपना पैसा दिया है और वो आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट कर रहा है। जब इसी म्यूचुअल फंड को स्टॉक के फॉर्म में शेयर मार्केट पर रियल टाइम में खरीद बिक्री होने लग जाती है, तो हम उसी को कहते हैं ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। समझ गए ना। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप रियल टाइम में बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते हैं। आपने अगर कोई बाई ऑर्डर डाला है तो वो पैसा चला जाएगा, वो आपको आज के शाम को, यानी कि जब मार्केट क्लोज हो जाएगा तो उस टाइम का जो प्राइस है वो आपको मिल रहा होगा। लेकिन जब आप रियल टाइम में खरीद बिक्री करते हैं तो अभी, जैसे मान के चलिए कि सुबह मार्केट चढ़ा लेकिन फिर शाम होते होते गिर गया, तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये शाम वाला प्राइस आपको मिलता है। आप रियल टाइम में जो उतार चढ़ाव हो रहा है आप उसमें नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसी म्यूचुअल फंड को बेस बनाकर, या इसी म्यूचुअल फंड को जब शेयर मार्केट के फॉर्म में, शेयर मतलब स्टॉक्स के फॉर्म में लिस्ट कर दिया जाता है, तो आप रियल टाइम में इनमें ट्रेड कर सकते हैं। उसी को हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है ना। यानी कि फंड है जो ट्रेड पर्पस के लिए है, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड में जनरली ट्रेडिंग नहीं हो पाती है, वो इन्वेस्टिंग के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। तो इसी को हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ऑब्वियसली ये तो अपने आप में एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी 1 and 3. So this was all for today. I hope this short discussion would be beneficial for all of you. और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए, और हम भी इसी तरीके से आगे आपके लिए और भी डिस्कशन वीडियोस लाते रहेंगे। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कई सारे हैं, आंसर कैसे किया जाता है ये भी सीखना है, और कई बार क्वेश्चन को समझने के कंटेक्स्ट में हम 2-4 नई चीजें भी सीख लेते हैं। जैसे कि इस डिस्कशन में मैंने कोशिश की आपको कि आंसर बताने के साथ साथ बाकी जो उससे रिलेटेड टर्म्स वगैरह थे या जो भी चीजें थी उन कॉन्सेप्ट्स को भी समझाने की। सो तैयारी करते रहिए।
थैंक यू, फिर मिलते हैं।